जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान कोचिंग सेंटर कानपुर में। आज हम लोग बीएचयू का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं 2017 बायोलॉजी का पार्ट। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी में 2 पार्ट होता है, आप लोगों को पता होगा। 2 पार्ट में आता है, बॉटनी सेक्शन और जूलॉजी सेक्शन में। तो आज बॉटनी सेक्शन के जो 25 क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जूलॉजी सेक्शन भी डिस्कस करेंगे। फिर आगे अदर ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोजेनेटिक पैरासाइट। पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा एक मोनोजेनेटिक परजीवी है। परजीवी के बारे में आप लोग जानते होंगे, परजीवी कौन होता है या पैरासाइट कौन होता है। परजीवी, देखो दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो 2 टाइप के हो सकते हैं। अगर वो स्वतंत्र रूप से अपने लिए भोजन का निर्माण कर रहे हैं या अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं या अपना जीवन चक्र स्वतंत्र रूप से पूरा कर रहे हैं, तो उनको स्वतंत्र जीवी बोला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं, पौधे भी हो सकते हैं, जो कि अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए किसी दूसरे जंतु या दूसरे पौधे पर निर्भर करते हैं। उनको बोलते हैं परजीवी। पर मतलब दूसरे पर, जीवी मतलब जीवन यापन करने वाले। अच्छा, ये जो परजीवी होते हैं इनको 2-3 टाइप से कैटेगराइज किया जा सकता है। कैसे? एक तो होते हैं मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक कौन होते हैं? अगर उस ऑर्गेनिज्म को, उस जंतु को या उस पौधे को अपना लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए एक ही जीव की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको मोनोजेनेटिक बोलते हैं। अगर उसको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको डाईजेनेटिक बोलते हैं। ठीक, कभी कभी ट्राईजेनेटिक भी देखने को मिलता है। 3 लोगों में या 3 जंतुओं में या 3 जीवों में उसकी लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र कंप्लीट होता है। तो ठीक, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा मोनोजेनेटिक है, किसको अपना जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए केवल एक ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? एक तो है टीनिया सोलियम, है ना, इसको बोलते हैं फीता कृमि, आप लोग जानते होंगे फीता कृमि। ठीक, दूसरा है स्कैरिस, तीसरा है फैसियोला हिपैटिका, चौथा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। टीनिया सोलियम जिसको फीता कृमि कहते हैं, ये डाईजेनेटिक होता है। इसको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है या 2 जीवों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो मैन या ह्यूमन कह सकते हो, यानी मनुष्य की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा पड़ता है पिग यानी सूअर। मतलब इसका ये है कि इसको अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए एक तो मनुष्य की ज़रूरत पड़ती है, एक तो सूअर की ज़रूरत पड़ती है। आधा जीवन चक्र ये मनुष्य के अंदर पूरा करता है, फिर उससे निकलकर आधा जीवन चक्र सूअर के अंदर पूरा करता है। ऐसे स्कैरिस है। स्कैरिस को पेट का केंचुआ भी आप लोग बोलते हो, या किताबों में लिखा होता है पेट का केंचुआ। इसको केवल 1 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, वो है मैन। केवल मनुष्य में रहकर ही अपना पूरा जीवन चक्र कंप्लीट कर लेता है। फैसियोला हिपैटिका यकृत कृमि इसको बोलते हैं, यकृत कृमि बोलते हैं इसको। इसको भी 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, एक तो मनुष्य की यानी ह्यूमन की, दूसरे नंबर पर किसी अदर मैमल की, स्तनधारी की, जैसे गाय भैंस है, इन सब की जरूरत पड़ती है। एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसको आप लोग जानते होंगे। एक बीमारी है मलेरिया, मलेरिया को उत्पन्न करने वाला जो जीव है वो है प्लाज्मोडियम। ठीक, मलेरिया को उत्पन्न करने वाला। आप कहोगे मॉस्किटो फिर क्या है, मच्छर क्या है? मच्छर मलेरिया को फैलाता है, उसका वेक्टर है। ठीक, तो मलेरिया को उत्पन्न करने वाला जो
ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो है प्लाज्मोडियम। इसको भी अपना जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो मैन यानी ह्यूमंस की, दूसरा मॉस्क्यूटो की, है ना। आधा जीवन चक्र ये मनुष्य के अंदर पूरा करता है, आधा मॉस्क्यूटो के अंदर करता है। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या है? एस्कैरिस है, क्योंकि इसको एक ही जीव की जरूरत पड़ रही है और ऐसे पैरासाइट को मोनोजेनेटिक पैरासाइट बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वदा सीधा होता है? ठीक, ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास यानी जैव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऊर्जा का पिरामिड, और बोथ पिरामिड ऑफ नंबर एंड एनर्जी। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है? संख्या और ऊर्जा दोनों का पिरामिड। ठीक, अब इसको समझने के लिए पहले तो आपको समझना होगा कि ये पिरामिड वाला कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो, इस दुनिया में एक चीज होती है, उसको बोलते हैं फूड चेन, हिंदी में कहते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है? मतलब इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे सीधे शब्दों में कहें तो पौधे होते हैं, प्लांट्स, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद बनाते हैं। ठीक, हरे पौधे ही होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। वो प्रक्रिया कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण। वो प्रकाश संश्लेषण के चैप्टर में पढ़ा जाएगा। ठीक, पौधों को खाते हैं शाकाहारी, और शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी। ठीक, प्लांट्स हैं, इनको हार्बीवोर्स बोलते हैं, शाकाहारी को हार्बीवोर्स, और इनको कार्निवोर्स बोलते हैं। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि भोजन के लिए सभी दुनिया के जो सभी जीव हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। जैसे पौधे को खाते हैं शाकाहारी, एग्जाम्पल लेते जाओ, मान लो कोई पौधा ले लो, जैसे घास है, घास फूस है, घास फूस को कौन खा रहा है? एक कोई जंतु ले लो, हिरन, हिरन खा रहा है, और हिरन को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। ठीक, तो भोजन के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब हम लोग इसी चीज को अगर पिरामिड के रूप में व्यक्त करें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। पिरामिड का शेप ऐसे होता है, ये आपको पता होगा, है ना। ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी बनाया जा सकता है। ये सीधा पिरामिड है, ये उल्टा पिरामिड है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पिरामिड सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। नहीं, पूछ रहा है कि किसका पिरामिड सीधा बनता है हमेशा। ठीक, अब देखो यहां पर जो श्रृंखला बनी हुई है इसमें, अच्छा पिरामिड किसका किसका बनता है? बहुत सारी चीज़ों का बन सकता है। बायोमास का भी बना सकते हैं, संख्या का बना सकते हैं, ऊर्जा का बना सकते हैं। ठीक, अच्छा ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है हमेशा, तो इसलिए हम ऊर्जा के पिरामिड पर ही डिस्कस कर रहे हैं। अब सुनो, जैसे पौधे हैं, मान लो ये जो पौधा है घास फूस जो हमने एग्जाम्पल में लिया है, उसमें 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा थी। अब उसको खाया हिरन ने, ये ऊर्जा हिरन में ट्रांसफ़र हुई। हिरन को खाया शेर ने, तो ये ऊर्जा हिरन से फिर शेर में ट्रांसफ़र हुई, परिवर्तित हुई। ठीक, अब बात ये आती है कि क्या ये ऊर्जा पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो जाती है? नहीं, यहाँ पर एक नियम आता है 10% लॉ। किसका नियम है ये? एक वैज्ञानिक हैं लिंडमैन,
एक वैज्ञानिक हैं लिंडमैन, है ना, उनका 10% लॉ है। ये क्या कहता है नियम? ये नियम ये कहता है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में एक जगह से, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर हो पाती है। आप कहोगे तो बाकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? देखते हैं। ठीक, देखो देखो जैसे प्लांट था, घास फूस कुछ भी हो सकता है, उसको हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खाया। लिंडमैन कहते हैं केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। ठीक, अब हमने माना कि यहाँ पर 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा थी। लिंडमैन के अनुसार 10% ऊर्जा आगे जाएगी और 90% क्या होगी? यही समझने वाली बात है। अब देखो, आप सोचोगे कि क्यों पूरी ऊर्जा नहीं ट्रांसफर होती है। अब समझो कि हिरन ने पौधे को खाया, क्यों खाया? वो खाया ऊर्जा के लिए, ऊर्जा उसको मिली। अब उस ऊर्जा से वो अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को करता है, जैसे चलना, दौड़ना, कहीं जाना, शिकार करना या चरना, है ना, श्वसन करना, रेस्पिरेशन करना, दुनिया भर की चीज़ें जो उसकी बॉडी में हो रही है, तो उसके लिए भी तो ऊर्जा चाहिए। तो 90% ऊर्जा उसमें खर्च हो जाती है। 10% ऊर्जा ही वो अपने शरीर में स्टोर कर पाता है, और जो शरीर में उसकी ऊर्जा स्टोर है वही ऊर्जा तो आगे जा पाएगी। इस प्रकार से 10% ऊर्जा ही आगे जाएगी। तो 1000 का 10% आप लोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 100 किलो कैलोरी। इस प्रकार से अब हिरन को जब शेर खाएगा तो यहां पर भी ट्रांसफर में वही नियम लगेगा कि 10% ही ट्रांसफर हो पाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि हिरन ने कुछ न कुछ यूज किया है। 90% कुछ न कुछ, क्या 90% यूज हो जाता है लिंडमैन के नियम के अनुसार, 10% ही बचेगा। तो 100 किलो कैलोरी का 10%, 10 किलो कैलोरी। ठीक, तो इस प्रकार से होता है। तो लिंडमैन के नियम के अनुसार कंप्लीट ऊर्जा ट्रांसफर नहीं हो पाती। अब इसका जरा पिरामिड बनाओ। अब देखो, पिरामिड नीचे से हमेशा बनाना चालू करते हैं, चाहे वो उल्टा बने चाहे सीधा बने। प्लांट के पास कितनी ऊर्जा है? मान लो इतनी ऊर्जा है, एक पैरामीटर हमने ले लिया। अब क्या हिरन के पास उतनी ही ऊर्जा है? नहीं। कम है, ज़्यादा है? कम है, तो छोटा पिरामिड बनेगा, उससे छोटा बनेगा। उसके बाद शेर के पास उससे कम ऊर्जा पहुंची तो और छोटा बनेगा। अब इसको जब एक शेप देंगे तब हमें पता चलेगा कि ये पिरामिड कैसा बना? सीधा बना। ठीक, बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वजह से ऊर्जा का पिरामिड सीधा बना। यही क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहा है। विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? कौन सी पिरामिड है जो हमेशा अपराइट यानी सीधा बनता है, सर्वदा सीधा बनता है? ठीक, हमेशा सीधा बनता है। तो देखो इसमें कौन सा संख्या का पिरामिड, ये हमेशा सीधा नहीं बनता है। जब पढ़ेंगे, बॉटनी पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कि ये सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है। जैव भार का पिरामिड, ये भी सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा और हमेशा सीधा बनता है। अभी हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एसिड रेन इज कॉज्ड बाई, एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? ठीक, ऑप्शन क्या है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 O2 दूसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में SO2 और NO2, चौथे ऑप्शन में NO2 और O2। तो ये जानने वाली बात है कि SO2 और NO2 के द्वारा एसिड रेन बनती है। कैसे बनती है? ये जो बहुत सारा प्रदूषण दुनिया में फैला हुआ है, तो उस प्रदूषण में SO2 भी होती है और NO2 भी होती है। प्रदूषण में बहुत सारी गैसेज हैं, लेकिन ये दोनों गैसें इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये दोनों गैसें जल से क्रिया कर लेती हैं। ये दोनों गैसें जल से क्रिया कर लेती हैं, और जल से क्रिया करके क्या बनाती हैं? SO2 क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 बनाता है, और NO2 क्रिया करके
नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 बनाता है। ये अम्ल है जो पानी में घुल जाते हैं, और ऐसा पानी जिसमें अम्ल घुले हुए हैं उसकी जब बरसात होती है तो उसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला है फिल्लोड इज मॉडिफिकेशन ऑफ फिल्लोड। अब देखो फिल्लोड किसका रूपांतरण है। जब आप बॉटनी पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा कि पौधे के जो अलग अलग भाग हैं वो रूपांतरित भी हो जाते हैं, जैसे जड़ों का रूपांतरण हो जाता है ना, और तने का रूपांतरण हो जाता है, पत्तियों का रूपांतरण हो जाता है अलग अलग चीज़ों के लिए, कहीं भोजन का संरक्षण करने के लिए, स्टोर करने के लिए, या फिर कहीं सुरक्षा के लिए, कहीं सपोर्ट के लिए। तो ऐसे ही पूछ रहा है फिल्लोड एक कोई संरचना है वो किसका मॉडिफिकेशन है। तो सुनो, पत्ती आपने देखी होगी, इस तरीके से पत्ती होती है। पत्ती का ये जो पार्ट होता है, पंखुड़ी नुमा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं लैमिना। इसको क्या बोलते हैं? लैमिना। और ये जो भाग होता है, जो डंठल होता है जिससे वो तने से कनेक्ट होती है पत्ती, इसको बोलते हैं पेटियोल। ठीक। कभी कभी क्या होता है कि पत्ती जो है रूपांतरित हो जाती है। पत्ती क्या होती है? मोटी हो जाती है, उसमें प्रकाश संश्लेषण होने लगता है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है आपको? ऐसा देखने को मिलता है, सॉरी पत्ती नहीं रूपांतरित होती है, तने की बात कर रहे थे हम। तना कहीं कहीं रूपांतरित हो जाता है, जैसे मरुस्थली पौधे हैं, जैसे अपुंसिया, नागफनी का पौधा आपने देखा होगा, अपुंसिया। ठीक। अपुंसिया में क्या होता है? अपुंसिया का जो तना होता है वो मोटा हो जाता है, हरा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण करने लगता है, और उसकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटे में रूपांतरित हो जाती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो पेटियोल है ये रूपांतरित हो रहा है। कैसे रूपांतरित हो रहा है? बहुत ही मोटा हो जा रहा है, हरा हो जा रहा है। जब पेटियोल मोटा, हरा और प्रकाश संश्लेषण करने लगे, रूपांतरित हो जाए, तब उसको बोलने लगते हैं फिल्लोड। उसको क्या बोलते हैं? फिल्लोड। तो अब यहाँ पे आप मिला सकते हो, फिल्लोड किसका रूपांतरण है? पेटियोल का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हेड और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन। हेड अथवा कैपिटुलम पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? ठीक। ये आपसे पूछ रहा है कि हेड यानी कैपिटुलम जो एक पुष्पक्रम है वो किस में पाया जाता है। तो इसका आंसर है सनफ्लावर। किस में पाया जाता है? सनफ्लावर में। सनफ्लावर में पाया जाता है। आप कहोगे कैसे पता? तो ये पता करने वाली बात नहीं, ये याद करने वाली बात है। सनफ्लावर आपने देखा होगा इस तरीके से, है ना, उसका पुष्प होता है, पुष्प नहीं पुष्पक्रम होता है, उसमें बहुत सारे इस तरीके से फ्लावर लगे होते हैं। ये जो पुष्पक्रम होता है इसको हेड या कैपिटुलम नाम देते हैं। जब पुष्पक्रम पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि सनफ्लावर में हेड यानी कैपिटुलम नाम का पुष्पक्रम होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज ए बायोफर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप इज। पूछ रहा है आपसे सोयाबीन की फसल के लिए जैविक उर्वरक के रूप में एक जीव का प्रयोग होता है, वो कौन सा है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, राइजोबियम और नॉस्टॉक। ठीक। अच्छा देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो उर्वरक की तरीके से कार्य करते हैं, तो उनको नाम दिया जाता है जैविक उर्वरक, इंग्लिश में कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। ठीक। जैसे उसी में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से है जो सोयाबीन के लिए जैव उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। तो पहली बात तो ये जानो कि सोयाबीन किसका पौधा है? सोयाबीन लेग्यूमिनेसी का पौधा है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, कुल है ना, उसका पौधा है। अच्छा, अब देखते हैं, ये जो एजेटोबैक्टर है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन को वातावरण से लेकर जमीन में डालता है, तो ये भी बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज हो सकता है। एजोस्पाइरिलम ये भी वही काम करता है,
राइजोबियम ये भी वही काम करता है, नॉस्टॉक ये भी वही काम करता है। तो ऑप्शन में चारों ऐसे हैं जो बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। लेकिन उसने बायो फर्टिलाइजर ही नहीं पूछा, उसने पूछा है कि सोयाबीन में कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। तो जो राइजोबियम है, ये राइजोबियम लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है और वहाँ पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो हम लोग जब फसल उगाते हैं तो वहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया को डाल देते हैं, तो वो जाकर जो भी पौधा है, लेग्यूमिनेसी कुल का कोई भी पौधा है, तो उसकी जड़ों में जाकर ये रहने लगता है, वहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और जैव उर्वरक की तरह कार्य करता है। और बाकी ये सब कहाँ है, ये नॉस्टॉक जो है ये साइकस नामक पौधे पर, पौधों की जड़ों में करता है। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे में नहीं करता है, ये साइकस नाम के पौधे में करता है। बाकी ये दोनों स्वतंत्र रूप से करते हैं, जमीन में स्वतंत्र रूप से रहकर वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए एक फॉर्मूला होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट याद करने के लिए। पहली बात, कब माइक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएगा और कब मैक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएगा। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं, जब वो 10 मिलीमोल पर केजी से कम चाहिए होते हैं सॉइल में, तो माइक्रो में बोले जाते हैं, यानी उनको उनकी मात्रा कम चाहिए होती है। और दूसरे नंबर पर है मैक्रो, मैक्रोन्यूट्रिएंट, जब ये 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा चाहिए होते हैं, किसमें, सॉइल में। ठीक, तब उनको मैक्रो बोलते हैं। याद करने का एक तरीका है इस तरीके से, पी के का मग कौन सा। ठीक, पी मतलब वही फास्फोरस, के मतलब पोटेशियम, का मतलब कैल्शियम और मग मतलब मैग्नीशियम। कौन में वही मैंने बताया कि 4 लोग हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सा से सल्फर। तो इनकी बात हुई। और दूसरे टाइप के कौन होते हैं उनको भी देख लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है, मॉम ने बेंगलोर जाकर कुएं में क्लोरीन फेंका। मॉम से मॉलिब्डेनम होता है, ने से निकिल, बेंगलोर से बोरान, जाकर से जेडेन, कुएं मतलब कॉपर, में मैग्नीज, क्लोरीन से क्लोरीन होगा, फेंका से Fe। ठीक, अच्छा, इस तरीके से याद कर सकते हो आप। ये कौन से हैं, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। ये कौन से हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। ये कौन से हैं, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। इनको याद ही करना होगा आपको। जब याद कर लोगे तो कोई भी ऑप्शन रहेगा आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे देखते हैं क्या पूछा था उसने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो आप देख रहे होंगे, बोरान माइक्रो है, मॉलिब्डेनम माइक्रो है, मैग्नीशियम माइक्रो नहीं है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो इस तरीके से याद कर लीजिए और क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिवोरस प्लांट इज ऑल्सो नोन एज सनड्यू प्लांट। ये नाम है, इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कीट भक्षी पौधे होते हैं। उनमें से पूछ रहा है कि कौन से कीट भक्षी पौधे को सन ड्यू प्लांट बोलते हैं। तो नेपेंथीज, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलरिया और डायनिया। तो ड्रोसेरा को बोला जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, सन मतलब सूर्य, ड्यू मतलब ओस की बूंदें। इसकी पत्तियां जब आप देखोगे तो इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से होती हैं।
जब इनको देखा जाता है तो ऐसे लगता है कि इनकी पत्तियों के किनारे पर ओस की बूंदें लटकी हुई हैं, तो उस जगह से नाम आया सन ड्यू प्लांट। ठीक, तो आंसर आपका आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच ग्रुप ऑफ 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ फोटोसिंथेसिस एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट? इनमें से कौन सा 3 सूक्ष्म पोषक तत्व दोनों प्रक्रिया यानी कि कौन सी, प्रकाश संश्लेषण और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए आवश्यक है? ठीक, पहली बात तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये चीज ध्यान देना है कि वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और कह रहा है कि दोनों में यूज होना चाहिए, एक तो फोटोसिंथेसिस में यूज होना चाहिए, एक तो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में यूज होना चाहिए। तो जरा देखो, इसमें कैल्शियम है तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये मैक्रो है, और इसमें भी कैल्शियम है, ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने माइक्रो पूछा है। अब इन दोनों में है, तो पहले में है कॉपर, मैग्नीज और आयरन, दूसरे में है कोबाल्ट, निकिल और मॉलिब्डेनम। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, कॉपर, मैग्नीज और आयरन, ये तीनों यूज होते हैं। आयरन यूज होता है माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, मैग्नीज से तो बना होता है हरित लवक यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, कॉपर भी एंजाइम को कैटालाइज करने के लिए यूज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोलॉन्ग्ड लिबरल इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड इज लाइकली टू क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ, कह रहे हैं कि लंबे समय तक कृषि योग्य भूमि में बहुत अधिक सिंचाई करने से किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है? फर्स्ट ऑप्शन है एसिडिटी, सेकेंड एरिडिटी, सी सैलिनिटी और डी है मेटल टॉक्सिसिटी। तो देखो, एसिडिटी के बारे में कहें तो पानी लगाने से एसिडिटी नहीं घटती बढ़ती है। एरिडिटी, जब पानी लगा रहे हो तो सूखा कैसे हो जाएगा? ठीक, 2 चीजें बची, एक तो लवणता, दूसरी है धातु विषाक्तता। मेटल टॉक्सिसिटी या तो मेटल की कमी या तो अधिकता से होता है, या तो मेटल कम हो गई या तो मेटल बहुत ज़्यादा हो गई तब विषाक्तता होती है। सैलिनिटी यानी लवणता, ये सही ऑप्शन है। ऐसा कैसे होता है? लगातार जो है लंबे समय तक अगर वाटर रहे तो जो साल्ट होते हैं वो जमीन से ऊपर आ जाते हैं और लवणता बढ़ जाती है, यानी सैलिनिटी बढ़ जाती है सॉइल की, तो ये समस्या फेस करनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैप्रोफाइट एंजियोस्पर्म? आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा मृतोपजीवी आवृतबीजी है ना? कौन सा पौधा आवृतबीजी है और मृतोपजीवी है? ठीक, मृतोपजीवी का मतलब होता है जो मृत सड़ी गली चीजों पर निर्भर रहें अपने भोजन के लिए, है ना? ऑप्शन क्या है? नियोटिया, यूकेलिप्टस, कस्कुटा और एगैरिकस। ये कस्कुटा यानी अमरबेल जो है ये जीवित पौधों पर होता है। आपने देखा होगा कि एक होता है जो एक पौधा होता है जो दूसरे पौधों पर लिपट के ऊपर जाता है और उसकी जड़ें जो है दूसरे पौधे के तने में घुस जाती हैं। यूकेलिप्टस तो परजीवी नहीं होता है ना, यह दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। एगैरिकस और नियोटिया, ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा एगैरिकस। बात समझ में आई आपको? नियोटिया भी स्वतंत्र जीवी है, वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। तो एगैरिकस जो है वो सड़ी गली मृत चीजों पर जीवित रहता है या उन्हीं से अपना भोजन लेता है, और ऐसे पौधों को ही मृतोपजीवी कहते हैं। बात समझ में आई? तो सही ऑप्शन एगैरिकस हो गया। सैंडलवुड ऑयल ऑफ सैंटेलम एल्बम इज, कह रहा है चंदन की लकड़ी का जो तेल होता है सैंटेलम एल्बम वो क्या होता है? एडिबल होता है? नहीं, एडिबल मतलब खाद्य योग्य, खाने योग्य, खाया नहीं जाता है ना, तो ये गलत है। आवश्यक तेल है या द्रवी तेल है या इनमें से कोई नहीं है? तो द्रवी तेल का मतलब है लिक्विफाइड ऑयल जो होते हैं, तो लिक्विफाइड ऑयल नहीं है, ये आवश्यक तेल होता है। हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, बिजनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगहों पर ये यूज किया जाता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजेंट स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। तीक्ष्ण गंधयुक्त सरसों के तेल में उपस्थित एक सल्फर युक्त घटक है। सरसों के तेल में जो तीक्ष्ण गंध होती है वो किसकी वजह से होती है, वो बता रहा है कि एक सल्फर कंटेन करने वाला सल्फर युक्त एक पदार्थ है, घटक है, उसका नाम बताइए। ठीक, तो एक तो है एलाइल सल्फाइड, एक है सिनग्रीन। आपको यहाँ पर दो चीज़ों में कन्फ्यूजन होगा, एलाइल सल्फाइड है कि सिनग्रीन है, बाकी दोनों तो है ना, यहाँ से मैचिंग नहीं है। तो ये जो एलाइल सल्फाइड है ये पाया जाता है प्याज वगैरह में। एलाइल सल्फाइड ये प्याज वगैरह में पाया जाता है। प्याज में जो एक जलन होती है ना, तीक्ष्ण गंध होती है, आंखों में लगती है, वो एलाइल सल्फाइड की वजह से होती है। और सिनग्रीन सरसों के तेल में पाया जाता है, तो सही ऑप्शन सिनग्रीन हो गया। कंपेनियन सेल इज फाउंड एसोसिएटेड विथ सीप ट्यूब ऑफ। कह रहे हैं कि ये जो कंपेनियन सेल होती है ये सीप ट्यूब के साथ एसोसिएटेड होती है, और ये ऐसा कहाँ देखने को मिलता है। ऑप्शन है आपका टेरिडोफाइट में, या फिर जिम्नोस्पर्म में, या फिर एंजियोस्पर्म में, या फिर ब्रायोफाइट में। तो जब आप प्लांट के बारे में पढ़ोगे, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ोगे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि प्लांट्स को एल्गी पहले नंबर पर एल्गी, फिर आता है ब्रायोफाइट, फिर आता है टेरिडोफाइट, फिर आता है जिम्नोस्पर्म, फिर आता है एंजियोस्पर्म। इन ग्रुपों में बांटा गया है। सॉरी। तो जो एल्गी होती हैं उनमें ऐसा कुछ होता ही नहीं, संवहन ऊतक यानी जाइलम फ्लोएम होता ही नहीं। ब्रायोफाइट में भी नहीं होता, टेरिडोफाइट में कुछ में डेवलप होता है, जिम्नोस्पर्म में भी डेवलप होता है, एंजियोस्पर्म में पूर्ण डेवलप होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है। ये जो कंपेनियन सेल और सीप ट्यूब का एसोसिएशन है, एक दूसरे से संयुक्त रहने वाला गुण है, वो देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म पौधों में। और ये जो कंपेनियन सेल है और सीप ट्यूब है ये किसमें पाया जाता है, फ्लोएम में। किसमें पाया जाता है, फ्लोएम में। जाइलम और फ्लोएम दो संवहन ऊतक हैं जो कंडक्शन यानी संवहन का काम करते हैं। जाइलम जल और खनिज पदार्थों का संवहन करता है, फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। ठीक, तो फ्लोएम में पाई जाता है कंपेनियन सेल, सीप ट्यूब, और दो कोशिकाएं और होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो ये दोनों आपस में एसोसिएटेड रहते हैं। कहाँ पर, एंजियोस्पर्म पौधों में ऐसा देखने को मिलता है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m ग्लूकोज एंड 0.1 m सुक्रोज सॉल्यूशन आर द सेम बिकॉज। कह रहा है कि 0.1 m मतलब मोलर ग्लूकोज बिलियन और 0.1 मोलर सुक्रोज बिलियन का परासरण दाब समान होता है। क्यों? तो परासरण दाब के लिए एक फॉर्मूला आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी। ठीक, पाई होता है परासरण दाब, पाई किसके बराबर होता है, आई वन टॉप फैक्टर होता है, सी कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है। तो देखो ये जो आई होता है ये कांस्टेंट होता है ना, 1 बिलियन के लिए कांस्टेंट होता है एक पदार्थ के लिए। जैसे ग्लूकोज के लिए आई कांस्टेंट होगा, सुक्रोज के लिए आई कांस्टेंट होगा यानी नियतांक होगा, बदलेगा नहीं ग्लूकोज के लिए। अब बाई चांस की बात है, ग्लूकोज का भी आई 1 होता है और सुक्रोज का भी आई 1 होता है, कॉन्सेंट्रेशन सेम इन्होंने दी है। ठीक, आर जो है सबके लिए सेम होता है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सबके लिए सेम होता है। टेम्परेचर सेम होगा ही, क्योंकि जहां भी ये प्रयोग किया जा रहा है वो से किसी भी रूम में लिया जाएगा तो दोनों के लिए टेम्परेचर सेम होगा, इस वजह से परासरण दाब सेम होगा। तो अब ऑप्शन में यही देखना है कि इन चीजों में से क्या मिल रहा है। कह रहा है कि बोथ आर कार्बोहाइड्रेट, इस वजह से सेम है, नहीं सेम है ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से सेम नहीं है। दीज आर डिफरेंट कंपाउंड हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट। कह रहा है कि ये डिफरेंट कंपाउंड है, सही बात है, ग्लूकोज अलग कंपाउंड है, सुक्रोज अलग कंपाउंड है, लेकिन इसकी वजह से डिफरेंट है, सेम है, नहीं, ये भी नहीं सही है।
बोथ आर प्रेजेंट इन सेम कॉन्सेंट्रेशन, दोनों समान सांद्रता में उपलब्ध हैं। ये सही आंसर है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम है। अगला क्या कह रहा है, ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग शुगर वाइल सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये भी कोई सही जवाब नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व्स, कह रहा है टेस्ट क्रॉस संबंधित है, किसके थ्रू संबंधित है। अब हमें ऑप्शन मिला नहीं। पहला ऑप्शन है क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड विथ ए डबल रेसिसिव जीनोटाइप, या फिर क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप विथ डोमिनेंट ट्रेट, क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप विथ रेसेसिव ट्रेट, या क्रॉसिंग बिटवीन F1 हाइब्रिड्स। किसके बीच में क्रॉस कराना टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। ठीक, तो जरा देखते हैं। देखो, मेंडल का जब नियम पढ़ोगे तो वहां आपको बताया जाएगा। चलो एक क्रॉस करा लेते हैं। जैसे ये है कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसका क्रॉस कराया हमने स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी का मतलब है ना लंबा पौधा है, लॉन्ग प्लांट है। स्मॉल टी का मतलब है वो पौधा डॉर्फ है। ठीक, अब इसका क्रॉस कराते हैं तो इस तरीके से बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस इससे कराओ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इससे कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कहलाती है F1 जनरेशन, मतलब क्रॉस के बाद पहली जनरेशन जो मिली। ये पेरेंट जनरेशन है क्योंकि यहाँ से क्रॉस स्टार्ट हुआ है। ठीक, अब चाहे तो आगे क्रॉस करा सकते हैं, जैसे इन दोनों का ले लिया फिर आगे क्रॉस करा दिया। ये कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस कराया स्मॉल टी। ये दूसरी जनरेशन आ जाएगी तो इसको बोल देंगे F2 जनरेशन, है ना। वो पूछ क्या रहा है, टेस्ट क्रॉस किसको कहते हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनो। F1 जनरेशन में जो लोग मिले हैं उनका अपने पेरेंट्स से जब क्रॉस कराया जाएगा तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। क्यों? क्योंकि क्रॉस आगे की तरफ चलता है। अगर आप पीछे की जनरेशन से क्रॉस करा रहे हैं तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। ठीक, जो न्यू जनरेशन बन के आई है उसका अपने पेरेंट से क्रॉस कराया जा रहा है। कोई भी पौधा है उसका अपने पेरेंट से क्रॉस कराया जा रहा है तो इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, एक तो कैपिटल टी से हो जाए, एक तो स्मॉल टी से हो जाए। जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है, इसमें दोनों डोमिनेंट ट्रेट हैं, है ना। इसमें रेसेसिव है, स्मॉल टी बौना पौधा होता है, रेसेसिव होता है। तो जब F1 जनरेशन का अपने पेरेंट से क्रॉस कराया जाता है तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं, लेकिन उसी पेरेंट में अगर रेसेसिव वाले से कराया जाए तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलने लगते हैं। इसका मतलब टेस्ट क्रॉस क्या है, किसी F1 जनरेशन का रेसेसिव ट्रेट रखने वाले पेरेंट से क्रॉस कराया जाए। तो जरा देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड विथ ए डबल रेसेसिव जीनोटाइप। डबल रेसेसिव मतलब दोनों रेसेसिव हैं, जैसे स्मॉल टी ये दोनों रेसेसिव हैं। ठीक, अगर कैपिटल टी होता तो ये दोनों डोमिनेंट होते, और इसी से क्रॉस कराने को हमने टेस्ट क्रॉस बोला था। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो रहा है। और देख लेते हैं, क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप विथ डोमिनेंट ट्रेट। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो जीनोटाइप लो डोमिनेंट वाले, है ना। कैपिटल टी का क्रॉस कराओ कैपिटल टी से, इसका क्रॉस करा लो, या फिर डिफरेंट जीनोटाइप कह रहा है तो किसी दूसरे का, जैसे फ्लावर कलर ले लो, है ना। तो वाइट एंड वाइट, तो दो अलग का क्रॉस हो रहा है, इसके पेरेंट से क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या है, क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप विथ रेसेसिव ट्रेट, है ना। दो रेसेसिव का क्रॉस कराओ, नहीं ये भी नहीं सही है। क्रॉसिंग बिटवीन टू F1 हाइब्रिड में जो चार लोग आए थे उसी में आपस में क्रॉस करा दो, ये भी नहीं सही है। क्या सही है कि F1 का
डबल रेसिव जीनोटाइप से क्रॉस कराया जाए पेरेंट जनरेशन में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुंच मास फ्लो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन। कह रहे हैं मुंच का जो मास फ्लो हाइपोथेसिस है वो क्या एक्सप्लेन करता है। वाटर फ्लो इन जाइलम, जाइलम में जो वाटर फ्लो होता है उसको एक्सप्लेन करता है, नहीं। हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू जाइलम, जाइलम जैसे है तो जाइलम में जो हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है उसको एक्सप्लेन करता है, नहीं। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू फ्लोएम, फ्लोएम में जो सॉल्यूट यानी पोषवाहक हैं, यानी जो ग्लूकोज या जो भी चीज़ पौधे ने बनाया है पत्तियों में, फ्लोएम के थ्रू जो वो पौधे के अलग अलग भागों में जा रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट। उसको एक्सप्लेन करता है मुंच मास फ्लो, हाँ उसको एक्सप्लेन करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट, इसको एक्सप्लेन करता है, नहीं इसको भी नहीं करता है। सिंपल सी चीज ये है कि जाइलम के द्वारा पौधों में वाटर और मिनरल यानी जल और खनिज पदार्थों का संवहन होता है, उसको एक्सप्लेन करने वाली थियरी है, सबसे अच्छी थियरी है ट्रांसपायरेशन पुल थियरी। और फ्लोएम से जो भोजन का ट्रांसफर होता है, भोजन का संवहन होता है, उसको एक्सप्लेन करने वाली सबसे अच्छी थियरी है मंच मास फ्लो थियरी। जब आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। वही आपसे पूछ रहा है कि मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस जो है वो क्या एक्सप्लेन करती है, तो वो एक्सप्लेन करती है ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट थ्रू फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू सॉल्यूट का ट्रांसलोकेशन। When स्टोमेटा ओपन ओनली एट नाइट दे आर कॉल्ड, कह रहा है कि जब स्टोमेटा केवल रात्रि में खुले तो ऐसे स्टोमेटा को क्या बोला जाता है। ठीक, तो ऐसे स्टोमेटा आप लोग जानते होंगे कि जनरली स्टोमेटा दिन में खुलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में गैसियस एक्सचेंज करना होता है और जो भी एक्स्ट्रा वाटर है पौधे के पास उसको वो वाष्पोत्सर्जन के थ्रू बाहर निकालता है। तो जनरली स्टोमेटा यानी रंध्र जो होते हैं वो दिन में खुलते हैं, लेकिन कुछ पौधों के रंध्र ऐसे होते हैं जो रात में ओपन होते हैं, उनको बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ऐसे स्टोमेटा को क्या बोला जाता है? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा बोला जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा स्कोटो एक्टिव। According to enzymatic theory to explain stomatal movement, which of the following enzyme is associated with starch sugar conversion? देखो स्टोमेटा कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, इससे रिलेटेड 4-5 थियरीज हैं, है ना। जब स्टोमेटा पढ़ा जाएगा तो समझ में आएगा। वो 4-5 थियरी हैं अलग अलग वैज्ञानिकों की। उसी में एक थियरी है स्टार्च सुगर कन्वर्जन थियरी। ये थियरी क्या कहती है? ये थियरी कहती है कि दिन में स्टार्च जो है शुगर में परिवर्तित हो जाता है और ऐसा होने की वजह से स्टोमेटा खुल जाते हैं। रात्रि में यही शुगर स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है जिसकी वजह से स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो ये स्टार्च और शुगर को कन्वर्ट करने वाला कोई ना कोई एंजाइम होगा, वही एंजाइम का नाम ये पूछ रहा है। तो उस एंजाइम का नाम क्या होता है? फास्फोराइलेज। उस एंजाइम का नाम क्या होता है? फास्फोराइलेज, जो स्टार्च और शुगर का कन्वर्जन कराता है। ये स्टार्च को शुगर में और शुगर को स्टार्च में बदलता रहता है जब पौधे को जैसी जरूरत हो। विच प्रोडक्ट ऑफ हिल रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैकमैन्स रिएक्शन? ये पूछ रहा है कि हिल रिएक्शन का कौन सा प्रोडक्ट ब्लैकमैन रिएक्शन में यूज होता है। तो सुनो, प्रकाश संश्लेषण आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है 2 पार्ट में होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। ठीक, लाइट रिएक्शन को ही हिल रिएक्शन कहते हैं क्योंकि हिल नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था या इसको एक्सप्लेन किया था। डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। बात समझ में आई? लाइट रिएक्शन में पौधे सूर्य की ऊर्जा को, सन की एनर्जी को NADPH, NAD मिसिंग हो गया, DPH और ATP में बदलते हैं। फिर इन्हीं दोनों को यूज करके डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है।
तो वही वो पूछ रहा है कि हिल रिएक्शन के किस उत्पाद का प्रयोग ब्लैकमैन अपक्रिया में होता है। तो ये NADPH और ATP का यूज ब्लैकमैन रिएक्शन में होता है। ऑप्शन देख लो, ATP, ये वाला ऑप्शन सही है, ATP एंड NADPH। 3PGA इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन। 3PGA प्रथम स्थायी उत्पाद होता है किसमें, है ना। ये भी प्रकाश संश्लेषण के बारे में ही पूछ रहा है। जब आप प्रकाश संश्लेषण पढ़ोगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि 3 तरह से होता है। C3 पौधों में अलग होता है, C4 पौधों में अलग होता है, और कैम एक पौधे होते हैं उनमें अलग होता है। तो जो C4 पौधे हैं उनका प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। कैम पौधों का भी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। इनका जो होता है वो क्या होता है, 3PGA, 3 ग्लिसरेल्डिहाइड या ग्लिसरिक एसिड। ठीक, तो अच्छा, ये जो C3 पौधों में चलता है उसी को एक नाम दिया जाता है कार्बन रिडक्शन साइकिल। बात समझ में आई। C3 पौधों में ये जो कार्बन का ही स्थिरीकरण तो किया जाता है। एटमॉस्फेयर में जो CO2 है उसको पौधे प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित करते हैं। किसको, ग्लूकोज में C6H12O6 में परिवर्तित करते हैं। तो उसी वजह से नाम पड़ा है कार्बन रिडक्शन साइकिल, और ये C3 से रिलेटेड है। तो 3PGA किसमें होता है, C3 में। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कैम में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। ग्लाइकोलिसिस फोटोसिंथेसिस का पार्ट ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। क्रेब साइकिल भी इसका पार्ट नहीं है। क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस दोनों श्वसन के पार्ट हैं, तो इससे इनका लेना देना नहीं है। स्पाइरुलिना इज रिच सोर्स ऑफ। स्पाइरुलिना के बारे में पूछ रहा है, ये किसका रिच सोर्स है, यानी इसमें क्या बहुत अधिकता में पाया जाता है। तो स्पाइरुलिना एक बीजीए है। बीजीए का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको, नील हरित शैवाल। BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल इसको बोलते हैं। इसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वही वो पूछ रहा है ना। इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो स्पाइरुलिना में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो सही ऑप्शन है प्रोटीन। प्रोटीन रिच होता है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना के टैबलेट आते हैं, मेडिकल स्टोर पर मिलते हैं, है ना। बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जिम जाने वाले भी अक्सर यूज करते हैं प्रोटीन के लिए। तो ये प्रोटीन में बहुत रिच होता है। सैफरॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम। सैफरॉन यानी केसर किससे प्राप्त होता है। ठीक, याद करने वाला क्वेश्चन है ना। याद आपको रहना चाहिए कि क्रोकस सटाइवस से निकाला जाता है क्या, केसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच एंजाइम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। कौन सा एंजाइम है जिसको मॉलिक्यूलर सीजर, सीजर मतलब आरी जिससे काटा जाता है ना, उसकी बात कर रहा है कि कौन सा एंजाइम है जो मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल को सीजर यानी काटने वाला होता है, आरी की तरह काट देता है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है यही सही ऑप्शन है। ये DNA को या मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, काटता है। जैसे इस तरीके से DNA है, अगर यहाँ पर डाल दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज तो वो इसको टुकड़ों टुकड़ों में काट डालेगा, है ना। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। जो लाइगेज होता है ये जोड़ने का काम करता है, गोंद की तरीके से होता है, गम की तरीके से। ये जो कटा हुआ पार्ट है ना, आरी से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा गया, अगर इसके ऊपर लाइगेज डाल दो तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। लाइगेज जोड़ने का काम करता है। प्रोटीएज एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, है ना। जाइमेज क्या होता है, ये जैसे एल्कोहल वगैरह फॉर्म करने के लिए एंजाइम यूज होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को काटता है। लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के बीच में लिंक क्या है, कड़ी क्या है पूछ रहा है। सिट्रिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम ए। देखो ये श्वसन की चर्चा कर रहा है, रेस्पायरेशन। जब रेस्पायरेशन आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि सबसे पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप होता है लिंक रिएक्शन, तीसरा स्टेप होता है क्रेब साइकिल, और चौथा स्टेप होता है ETS या ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बात समझ में आई।
अब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को परिवर्तित किया जाता है पायरुविक एसिड में। फिर लिंक रिएक्शन आती है, पायरुविक एसिड को परिवर्तित कर देती है एसिटिल को एंजाइम ए में। फिर क्रेब्स साइकिल आती है, इसको और तोड़ के इससे एनर्जी यानी एटीपी निकालती है ना, और NADH बनाती है। और नेक्स्ट स्टेप आता है ETS, उसमें NADH से एटीपी में परिवर्तित किया जाता है। तो पूछ रहा है कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की कड़ी कौन सी है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, क्रेब्स साइकिल में एसिटिल कोएंजाइम से एटीपी बन रहा है। ठीक, तो बीच की कड़ी कौन हुआ, एसिटिल कोएंजाइम ए, है ना। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए, और इसी एसिटिल कोएंजाइम ए से क्रेब्स साइकिल आगे चलती है। तो वही पूछ रहा है कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का जो स्टेप है वो कड़ी कौन सी है, तो कौन सा हो जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक, ये हुए BHU 2017 के बॉटनी पार्ट के 25 क्वेश्चन। ठीक, सॉल्व कर लीजिए इसको, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं जूलॉजी पार्ट के साथ। इसके जो 2017 BHU के जूलॉजी पार्ट के 25 क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।